जी हाँ बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर है, जस्ट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ना वो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं जो हमारे अदर सेक्टर्स को हेल्प करती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं। ठीक है सर, तो यहां लिखा है सपोर्टिंग सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स लाइक रोड्स। अगर गांव और शहरों के बीच में प्रॉपर रोड्स नहीं होंगी तो किसान अपनी जो फसल है वो शहरों में लाकर बेच नहीं पाएंगे, तो उनके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा रेलवेज की, अगर रेलवेज नहीं होंगी बेटा तो इंडस्ट्रीज को जो इनपुट्स मंगाने हैं वो नहीं मंगा पाएगी, या फिर अपना जो फिनिश गुड मार्केट तक पहुंचाना है उसको पहुंचाने में दिक्कत होगी। वेयर हाउस की अगर मैं बात करूं तो अगर फार्मर्स को अपनी क्रॉप का प्रॉपर प्राइस अभी नहीं मिल रहा है तो वो चाहे तो वेयर हाउस में अपनी क्रॉप को स्टोर कर सकता है और जब हायर प्राइस मिले तो उसे बेच सकता है। पर अगर वेयर हाउस ही नहीं होंगे तो फार्मर को मजबूरन अपनी क्रॉप को सस्ते में बेचना पड़ेगा एंड ही विल सफर लॉसेस। तो ये भी उसके बिजनेस को बढ़ावा देता है। गैस पाइपलाइंस, डैम्स, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अदर सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं। अब इन्हीं में से ही कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है और कुछ को बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी या हेल्थ केयर हमारी इकोनॉमी का बहुत अच्छा होगा, हमारी कंट्री में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा या बहुत अच्छा हेल्थ केयर होगा, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा होगी। पर इसमें ना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब यह है कि अगर हेल्थ अच्छी होगी, लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, लोग ज्यादा काम कर पाएंगे तो जाकर हमारी जीडीपी बढ़ेगी। पर कुछ चीजों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे मेट्रो बन गई तो अगर जब मेट्रो बनेगी तो उससे इनकम तो जनरेट होगी, जीडीपी इंक्रीज हो गई, तो इसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसे मेट्रो बनाई। पर जो हेल्थ केयर हो गया, ऐसी सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसलिए लिखा है इट डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम, रेजेस जीडीपी एंड द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसे मेट्रो बना दी, डैम बना दिया, वेयर हाउस बना दिया, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, गैस पाइपलाइंस लगा दी, रोड्स बना दिए, हाईवेज बना दिए, ये सारी चीजें जो हैं ये फिजिकल कैपिटल होती हैं बेटा, तो इससे क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल बढ़ता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स इकोनॉमिक सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो अगर एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ केयर अच्छा होगा, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहेगा लोगों को, तो इससे जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है वो इंक्रीज होगी, यानी कि वो ज्यादा समय तक काम कर पाएगा, ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। दिस विल इनडायरेक्टली लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से क्या फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स बोल सकते हो, या क्यों जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए, वो सारी चीजें आपको बताता है। सबसे पहला है इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे मैंने अभी आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो मैंने आपको बताया कि अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांग होगा हमारी इकोनॉमी का, तो हमारे लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, उतने ही समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे एंड दिस विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे अगर बिजली प्रॉपरली फैक्ट्रीज में नहीं आ रही है तो प्रोडक्शन तो रुक जाएगी। तो इसी वजह से अगर बिजली प्रॉपर मिलती रहेगी फैक्ट्रीज को तो प्रोडक्शन में कमी नहीं आ पाएगी। आगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब मेट्रो बन रही है, डैम बन रहे हैं, रोड्स, हाईवेज, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज चेन, गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। तो इन सब को बनाने के लिए बेटा हमें लोगों की जरूरत होती है। सो दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जब मेट्रो बन जाएगी बेटा तो वहां पर स्टाफ भी चाहिए होगा, तो बनते हुए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और बनने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आगे इट इंड्यूसेस एफडीआई। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक गांव है, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रोड्स नहीं है, हाईवेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, वहाँ पर बिजली की समस्या है, वहाँ पर पानी नहीं प्रॉपर मिल पाता है, रेलवेज नहीं बनी हुई है, एयरपोर्ट नहीं है पास में। ऐसे ही बेटा वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है,
पर अगर ये सारी चीज़ें उस गांव में बना दी जाएं, हॉस्पिटल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, रेलवे के ट्रैक बना दिए जाएं, एयरपोर्ट बना दिया जाए उसके पास में, ऐसे ही बेटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी जाएं, रोड्स अच्छी बना दी जाएं बेटा गाँव के अंदर, और यहाँ पर अब एक इंडस्ट्रियल एरिया अगर डेवलप किया जाएगा तो हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहेंगे, साथ साथ जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी आकर अपनी फैक्ट्री यहाँ पर डेवलप करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि सामान लाने ले जाने के लिए यहाँ पर रेलवेज और एयरपोर्ट बना रखा है, ऐसे ही बेटा आसपास से लोगों के आने के लिए रोड्स बना रखी हैं। यहाँ पर हमें क्वालिटी वर्कफोर्स मिले तो उसके लिए यहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल भी बना हुआ है। हम अपने सामान को अपनी फैक्ट्री में स्टोर ना करें, यानी कि जगह ना भरे, उसके लिए यहाँ पर वेयर हाउसेज भी हैं, यहाँ पर बैंक्स भी हैं, सो दैट जब भी हमें क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए होगी हम इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारा फ्लीट ऑफ ट्रक्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रक्स हैं उनके पास, तो इजीली हमारा सामान शहर तक ले जा और ला सकते हैं। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, इससे फॉरेन प्रोड्यूसर भी इंडिया में आकर प्रोडक्शन करनी शुरू करेगा। इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द मार्केट। अब जैसे आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि हमारे घर के आसपास लाजपत नगर की मार्केट में एक प्रोड्यूसर है जो कि डिजाइनर सूट्स बेचता है, लेडी सूट्स बेचता है, तो वो सिर्फ लाजपत नगर में अपना सामान बेच पाता था। बट आज से 20 साल पहले तो यही सिचुएशन थी, पर इंटरनेट के आने के बाद, जो कि एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आने के बाद अब उसका जो साइज ऑफ मार्केट है वो बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि अब वो पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है। वो क्या करता है, अब सूट की फोटो खींचता है और उसे इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पर शो कर देता है और बोल देता है कि डिलीवरी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, तो उसका सामान कहीं भी बिक सकता है। तो इससे उसका जो साइज ऑफ मार्केट है बढ़ गया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के आने से बहुत बेनिफिट उठाया। क्या वो लोग व्हाट्सएप पर ही अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग बनाते हैं, उसी से ही पैसे रिसीव कर लेते हैं, उसी से ही उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं और सामान भिजवा देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो गई है, इससे जो साइज ऑफ मार्केट है वो बढ़ गया है। पहले शायद हो सकता है कि मिस्टर मल्होत्रा को लाजपत नगर के लोग जानते थे, आसपास के लोग जानते थे, अब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि आपको सबसे बढ़िया सूट चाहिए तो इनके पास जा सकते हैं। ऐसे ही बेटा स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इसके आने से बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि अब उनकी जो डिलीवरी की रीच थी वो बढ़ गई है। पहले अगर कोई रेस्टोरेंट डिफेंस कॉलोनी में था तो वो आसपास 3 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी करता था। स्विगी ने बोला क्यों टेंशन लेते हो तुम, हम करेंगे पूरी दिल्ली में डिलीवर, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो साइज ऑफ मार्केट है वो बढ़ गया। आगे, इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बढ़ेंगी हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हाँ जी, आगे, इट ऑल्सो इंक्रीजेज ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटी देकर ये हमारा ह्यूमन वेलफेयर भी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है इससे। आगे है, इट इंक्रीजेज आउटसोर्सिंग। ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, तो फॉरेन कंपनीज अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हमें दे देंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ना लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, कि इंडिया को अब बाहर से बहुत ज़्यादा काम इसलिए आउटसोर्स किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की लेबर चीप है और साथ में स्किल्ड है। उसे कोई भी स्किल सेट में आप एक्सपर्ट बना सकते हो ट्रेनिंग देकर, बिकॉज दैट वर्क फोर्स इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न। तो इस वजह से हमें आउटसोर्सिंग का काम भी इंडिया में प्राप्त होता है। तो सो हम बोलते हैं, बट एट दी सेम टाइम इट हैज़ लेड टू फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, दीज ऐप बेस्ड सर्विसेज एंड ऑल। हाँ बेटा देखो, जब इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बढ़ी तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम भी बढ़ेगा, तो वो तो बेटा साथ साथ रहेगा ही रहेगा। एवरीथिंग हैज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरिट ज़्यादा होने चाहिए और डीमेरिट्स कम होने चाहिए। तो अगर हम प्रॉपरली अपना ध्यान रखते हैं तो हमारे साथ फ्रॉडुलेंट चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसके बाद आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब कौन से कंपोनेंट को हमें डेवलप करना चाहिए सो दैट रूरल डेवलपमेंट भी हो सके। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रबंध करना, क्योंकि वहाँ की लेडीज़ को लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है वाटर को फेच करने के लिए। उनके पास
फ्रेश वाटर सोर्स तो होता है बट वो विद इन रीच नहीं होता, या तो वेल से पानी निकालना पड़ता है या फिर नदी के सोर्स के पास जाना पड़ता है, पर उनके पास घर पर वाटर सप्लाई नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो पोर्टेबल वाटर नहीं होता, पीने लायक नहीं होता है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिलवाया जा सके। इसके बाद है रूरल हाउसिंग। मोस्ट ऑफ दी पीपल इन रूरल एरियाज रेजाइड इन ए कच्चा हाउस। तो हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए हाउसेज डेवलप किए जाएं, चाहे सब्सिडी पर दिए जाएं चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएं, और उनके घर बनाने के लिए उनको ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा जाए। इससे क्या होगा, रूरल एरियाज की पॉवर्टी की प्रॉब्लम खत्म होगी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और साथ साथ उनके लिए घर भी बन जाएगा। तीसरा है इरिगेशन फैसिलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज आर इंडल्ज इनटू फार्मिंग, एग्रीकल्चर करते हैं ज़्यादातर लोग, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो क्रॉप जो है वो प्रॉपरली नहीं उगेंगी या प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं उगेंगी, एंड हेंस दी फार्मर विल सफ़र लॉसेस। क्योंकि फार्मर जो है वो अब वो प्रिमिटिव मेथड से फार्मिंग नहीं कर सकता है, वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है, तो इस वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को वहाँ पर डेवलप करना चाहिए। इसके बाद है रूरल रोड्स। अब क्या होता है, फार्मर को अपनी क्रॉप भी तो बेचनी है, उसके लिए शहर आना पड़ता है, पर क्योंकि रोड सही नहीं होती, काफ़ी बार ट्रॉली पलट जाती है, काफ़ी बार बारिश में रोड ढह जाती है, जिसकी वजह से फार्मर इज़ फोर्स्ड टू सेल हिज क्रॉप एट लोअर प्राइजेस। तो रोड्स को ठीक किया जाए तो एट दी टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी, फ्लड के टाइम पर या किसी भी ऐसे टाइम पर जहाँ पर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है रूरल एरिया और अर्बन एरिया की, वो नहीं हो पाएगी। फिर है रूरल टेलीफोन। रूरल एरियाज़ में आज भी अगर मैं टेली डेंसिटी की बात करूँगा तो बहुत कम है। शहरों की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 145, मतलब जो पुराना सेंसस था वो कहता था कि हर 100 लोगों के पास शहरों में 145 फ़ोन्स हैं, मतलब जैसे डुअल सिम फ़ोन्स होते हैं ना हमारे पास, इसलिए 1.45:1 का रेशियो है। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ 1.45 फ़ोन्स। पर अगर यही मैं गाँव की बात करूँ तो ये रेशियो बहुत कम है, करीबन 40-50 के आसपास है, यानी कि आधे लोगों के पास फ़ोन है। तो वहाँ पर टेलीफोन की भी बहुत समस्या है, वहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और अब कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को टेलीफोन के साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली प्रोवाइड करवाई जा सके। उनको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेक सैवी बनाया जाए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएँ, वहाँ पर इंटरनेट को और बढ़ावा दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि इंटरनेट क्या है। इंडिया के काफ़ी सारे लोगों को रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है, इनफैक्ट इंटरनेट यूज़ ही नहीं करना आता उन्हें। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को धीरे धीरे करके इंटरनेट पर शिफ्ट किया जाए, सो दैट वो और ज़्यादा कनेक्टेड रहें रियल लाइफ से कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। और इसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिफिकेशन की। वहाँ पर बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, इसी वजह से वहाँ पर कोई भी अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, और अगर वहाँ पर पावर अवेलेबल नहीं होगी कोई भी इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो रूरल डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो हमें इलेक्ट्रिफिकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए आगे है स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात बता रहे हैं आपको। तो ये लोग क्रॉप रेजिड्यू, काउ डंग और फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, और इसी वजह से इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। अब हेल्थ प्रॉब्लम होगी, इनके यहाँ पर इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग उन्हीं समस्याओं की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ लोग शहर आ जाते हैं इलाज कराने के लिए, पर तब भी सफ़र करते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लग जाती है। और जो लोग शहर नहीं आ सकते, जिनके पास इतने एबल नहीं है, वो वहीं दम तोड़ देते हैं। इसी वजह से गाँव का अगर मॉर्बिडिटी रेट देखोगे आप, डेथ रेट देखोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग ये यूज़ ना करें। इसके लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना नाम से एक योजना चलाई थी, जिसमें कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको एलपीजी के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, सो दैट वो एक क्लीनर फ्यूल यूज़ करें, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो कम हो। ये एनवायरनमेंट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे है वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वाटर। पानी के लिए बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, मैंने आपको बताया भी। इसके बाद है 56% हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड 43% हैव केरोसिन। तो 56% जो है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी लोग जो है वो केरोसिन को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर सोर्स जो है वो 94% लोगों के पास है। वाटर सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने घर पे वाटर सप्लाई है। आसपास 94% गांव, जितने भी गांव हैं 94% के पास पानी का कोई ना कोई सोर्स है,
नदी है, तालाब है, ये सारी चीज़ें, या कुआं है। सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी सिर्फ 40% गाँव में अवेलेबल है, यानी कि प्रॉपर टॉयलेट्स और ये सारी चीज़ें, सीवरेज जो है वो सिर्फ 40% गाँव में है, बाकी 60% गाँव में वो आज भी ओपन डिफिकेशन करते हैं। आगे, अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ 34% ऑफ इट्स जीडीपी। इसे कोशिश करनी चाहिए कि हमें बढ़ाना चाहिए। आगे बेटा, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे वो एनर्जी है। तो एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड्स। हर किसी को चाहिए बेटा एनर्जी, ठीक है। चाहे इंडस्ट्रीज़ हो गई, उन्हें अपना सामान बनाने के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर को अपना ट्यूबवेल रन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। हाउस होल्ड्स को तो आपको पता ही है बेटा बिजली क्यों चाहिए, या फिर कुकिंग के लिए चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी दो टाइप की होती है, काफ़ी बार हिट करता है बेटा ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में। तो एक होती है कमर्शियल और एक होती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो होती है जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं और इसको खरीदा बेचा जाता है। नॉन कमर्शियल वो होती है जो कि फ्री होती है, इसको एज सच खरीदा बेचा नहीं जाता। कमर्शियल एनर्जी जो होती है प्रोडक्शन के लिए यूज होती है ज़्यादातर, पर जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होती है डोमेस्टिक पर्पसेस, ये गांव वाले लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल कोल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसे क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं, फायरवुड एंड काउडंग, पोल्यूटिंग होती है थोड़ी सी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्राइस, तो आपको बता रहा है कि कमर्शियल कितनी यूज होती है और नॉन कमर्शियल कितनी। तो नॉन कमर्शियल यूज होती है ओनली 26%, यानी कि 1/4। ज्यादातर कमर्शियल एनर्जी यूज होती है दैट इज 74%। जैसे जैसे गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी तो वहां पर भी कमर्शियल एनर्जी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका बिल आएगा। पर अगर वो क्रॉप रेजिड्यू का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हो गया, काउ डंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल थोड़ी आएगा, वो तो फ्री में मिल जाता उन्हें। आगे, एनर्जी को दो टाइप से और बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल सोर्सेज जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है मॉडर्न सोर्सेज जो अभी अभी यूज होने शुरू हुए हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में आया आपका, ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि कोयला, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। अच्छा ध्यान रखना, जो हाइड्रो है, हाइडल पावर, वो भी यहीं आता है, बट वो एक चीज को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इट कॉजेज पोल्यूशन। हाँ, वो लैंड डिग्रेडेशन कॉज करता है, लैंड पोल्यूशन कॉज करता है, बट बाकी पोल्यूशन कॉज नहीं करता। ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। अब जो नॉन कन्वेंशनल है वो मॉडर्न है, जनरली रिन्यूएबल है और ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो हमारी कोशिश अब जो है, जो कि हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे, कि धीरे धीरे करके कन्वेंशनल सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ बढ़ना, क्योंकि इनका जो सबसे बढ़िया फीचर है वो ये है कि ये रिन्यूएबल है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा सोलर कार्स को डेवलप किया जा रहा है, सोलर एनर्जी से चलने वाले डिवाइसेस को डेवलप किया जा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। आगे है सेक्टोरल शेयर ऑफ कमर्शियल एनर्जी, यानी कि कमर्शियल एनर्जी कौन सा सेक्टर कितनी कितनी यूज़ करता है। आपको बताया था ना मैंने, एक अभी 26% जो है वो नॉन कमर्शियल है, 74% जो है कमर्शियल है। तो अब जो पाए बन रहा है वो इस 74% का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि इस 74% का कितना प्रतिशत इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। तो इंडस्ट्रीज मेजरली यूज करती हैं 44%। ध्यान रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कमर्शियल एनर्जी कौन यूज करता है, तो यू हैव टू आंसर इंडस्ट्रीज। इसके बाद बेटा हाउस होल्ड यूज करते हैं 23%, क्योंकि कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए चाहिए होता है, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला कौन, इंडस्ट्रीज, इसके बाद हाउस होल्ड्स एंड देन एग्रीकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है कि टॉप मोस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी कौन है, इंडस्ट्रीज है। सेकंड टॉप मोस्ट कौन है, हाउस होल्ड है। थर्ड टॉप मोस्ट कौन है, एग्रीकल्चर है। इसके बाद अदर्स 13% और ट्रांसपोर्ट को 2% हिस्सा मिलता है। चलिए आगे है पावर और इलेक्ट्रिसिटी।
कहा जाता है कि अगर हमें 8% की जीडीपी ग्रोथ करनी है तो पावर सप्लाई को 12% से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1:1.5 का रेशियो है. इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर जीडीपी बाय 1%, देन पावर कंजम्पशन शुड इंक्रीज बाय 1.5%, यानी कि 1.5% ज़्यादा बिजली खर्च होगी अगर हमें 1% की अपनी जीडीपी को बढ़ाना है. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर से जनरेट होती है, दैट इज 67%. थर्मल पावर क्या होता है? ये होता है बेटा थर्मल पावर. यहाँ पर क्या होता है, एक फर्नेस होता है, यहाँ पर स्टीम की मदद से टर्बाइन को घुमाया जाता है. ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है बेटा, क्योंकि इसमें कोयले का इस्तेमाल होता है. तो इस वजह से अभी तक तो सबसे ज़्यादा जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं वो थर्मल पावर से जनरेट करते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ से जनरेट होती है? थर्मल पावर से. इसके बाद होती है हाइड्रो से. हाइड्रो 13.6% है. अब नॉन कन्वेंशनल में क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज आ जाते हैं, सोलर आ जाता है, फिर विंड आ जाता है, टाइडल आ जाता है, इस वजह से यहाँ 17.3. और बात करें अगर न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे कम यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग, जबकि सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी है वो इसी की है, न्यूक्लियर की. तो आपको एक बात बता रहा है, ग्लोबल एवरेज ऑफ न्यूक्लियर इज 13%, पर इंडिया 2% यूटिलाइज करता है. कहने का मतलब पूरी दुनिया अगर देखें हम लोग तो ऑन एन एवरेज हर देश टोटल एनर्जी का 13% न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है. इंडिया सिर्फ 2% करता है. तो अभी इंडिया काफी पीछे है और उसे अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर काम करना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब आगे चैलेंजेस ऑफ पावर सेक्टर, ये काफी बार आपके एग्जाम में देखा जाता है बेटा क्वेश्चन. तो क्या चैलेंजेस हैं हमारे पावर सेक्टर के सामने? सबसे पहले है कि इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है वो बड़ी कम है. हम हर साल सिर्फ 20,000 मेगावाट्स ऐड कर पाते हैं. एड्स ओनली 20,000 मेगावाट्स पर एनम, जबकि हमें ऐड इससे ज़्यादा करना चाहिए. चलो बात समझ आ गई कि जी तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो कम है, पर जितनी कैपेसिटी उसे तो यूटिलाइज कर लो. हम लोग उसे भी यूटिलाइज नहीं करते हैं. हम जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको भी अंडर यूटिलाइज करते हैं. करीबन 40 to 50% का अंडर यूटिलाइजेशन है. मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी, पहली बात तो वही कम है, और उसको भी हम आधा ही यूटिलाइज करते हैं. क्यों? क्योंकि प्रॉपर टाइम पर सर्विस नहीं करते, या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल नहीं है हमारे पास जो कि प्रॉपर सर्विसिंग कर सकें उसकी. तो सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए. इसके बाद है लॉसेज इनकर्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. 500 बिलियन रुपीस के लॉसेज हैं. बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है. तो करीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान खा चुके हैं हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. अब ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स नुकसान खाते क्यों हैं? मेजरली इनका जो नुकसान होता है वो बिजली की चोरी की वजह से होता है. क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, रनिंग लाइंस में एक वायर को जोड़कर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लेते हैं. अब उसका बिल तो आता नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है. तो इलेक्ट्रिसिटी तो चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, पर उसके पैसे नहीं पहुंच रहे हैं. तो ये बिजली की चोरी का मामला है. तो सबसे ज़्यादा थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है, और इसको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेकर कवर करना चाहिए. आगे है पब्लिक अनरेस्ट. पब्लिक अनरेस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कभी कभार जब ये अपने लॉसेस को कवर करने के लिए टैरिफ्स को बढ़ाने का सोचती है कि चलो यार पैसे बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ा ही नहीं पाती. क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है वो सड़कों पर उतर आती है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देती है कि ये सरकार जो है वो गरीब आदमी को या कॉमन मैन के फेवर में नहीं सोच रहे, उन्हें लूटना चाहती है टैरिफ बढ़ाकर. तो इसी वजह से टैरिफ्स कम रखने पड़ते हैं. दूसरा ऑप्शन होता है कि बिजली काट दो. बिजली काटने का मतलब ये है कि बहुत लंबे समय के लिए बिजली काट दो, दिन का 6 घंटे का कट दे दो. अब ऐसा भी करेंगे तो भी लोग रोड पर उतर आते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम आप बिजली काटोगे, रात को काटोगे तो लोग बोल रहे हैं कि हमें सोना है, दिन को काटोगे तो बोलेंगे हमें ऑफिस जाना होता है. तो ऐसे किसी भी समय अगर आप बिजली काटोगे तो उस समय लोग रोड पर उतरेंगे ही उतरेंगे. तो इस वजह से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. आगे है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. अब जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उनको कोयला चाहिए होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया. तो काफ़ी बार कोयले की कमी हो जाती है, कोयला मिल नहीं पाता, और थर्मल प्लांट जो है वो अंडर यूटिलाइज हो जाता है. भैया मशीन मना थोड़ी कर रही है चलने के लिए, कोयला तो लाओ. कोयला ही नहीं होगा तो मशीन अंडर यूटिलाइज हो रही है. आगे है अनसर्टन रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. अब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ना ये सेक्टर खोल दिया गया था काफ़ी पहले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर आकर काम कर सकता है. पर प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉब्लम्स देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. अब प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा थी.
इस वजह से प्राइवेट सेक्टर ने अभी भी इस सेक्टर में एंटर नहीं करा है, तो नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली इन दिस सेक्टर, क्योंकि उसे यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखता, लॉस होते हुए दिखते हैं। आगे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है एक पीएलएफ से। पीएलएफ का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर, यानी कि हमारा जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वो कितने लोड पर चल रहा है। 100% लोड पर चलना चाहिए, पर चलता वो 60% के लोड पर है, 65% के लोड पर है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सबसे कम यहाँ का पीएलएफ है, सबसे कम लोड पर चल पाता है, और साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा 81% का पीएलएफ है। इसका मतलब अगर वो 100 मेगावाट की बिजली जनरेट कर सकता है, कैपेसिटी है, तो वो 81 मेगावाट की बिजली तो जनरेट कर देता है। तो सर इसको हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं, 19 की तो फिर भी नहीं कर पाता ना। हाँ बेटा वो दिक्कत तो है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव देखना ही है ना। आगे है मेजर्स टू इंप्रूव द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, भैया ज़रा एनर्जी को कंजर्व करके चलो, यानी कि उसको वेस्ट मत करो। एलईडीज का इस्तेमाल करो, सीएफएल बल्ब्स का इस्तेमाल करो, या ऐसे अप्लाइंसेस लो जो कि 5 स्टार रेटेड है। हमारी कंट्री में ना रेटिंग दी जाती है बेटा, तो 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट है, बहुत कम पावर पर चलता है। तो आपको एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन कोशिश करनी चाहिए 5 स्टार अप्लाइंसेस ही लेने चाहिए। फिर है इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट्स का जो लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव करना, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 60% के आसपास है, तो उसे कोशिश करके 70, 80, 90% तक लेकर आना। इसके बाद है बेटा मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दीजिए, कुछ सब्सिडीज दीजिए, कुछ आश्वासन दीजिए कि आपका लॉस नहीं होने देंगे, तभी वो आकर इस काम में हाथ डालेगा, नहीं तो वो बैठा रहेगा और इस काम में हाथ नहीं डालेगा। आगे है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्योंकि एक तो इससे पोल्यूशन नहीं होता और साथ साथ इसको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल होते हैं, ख़त्म नहीं होंगे ये सोर्सेज। फिर है रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। वो जो चोरी वाली है, मैं आपको बात बता रहा था, कभी कभार क्या होता है कि बिजली जनरेट तो की पर उतनी पहुँचती नहीं है, तो उन लॉसेज को कम करने को बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। नेशनल ग्रिड। अब ये नेशनल ग्रिड क्या है, 2012 की बात है, गैस 28 अगस्त 2012 की बात है, या पता नहीं 31 अगस्त 2012 की बात है। इंडिया में ना एक ग्रिड है। वो ग्रिड क्या है, देखो हर जगह बिजली की जनरेशन और कंजम्पशन इक्वल तो नहीं है। कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर डैम्स बनाए जा सकते हैं। अब दिल्ली में डैम थोड़ी बनाया जा सकता है, कोई इतनी तेज फास्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो अब कुछ जगहों की कंजम्पशन ज़्यादा है और कुछ जगहों की जनरेशन ज़्यादा है बिजली की। तो क्या किया जाता है, एक ग्रिड बनाया गया। ग्रिड बनाने का मतलब क्या है, एक नेटवर्क बनाया गया वायर्स का, जिसके थ्रू, जैसे मान लेते हैं कि ये एरिया है, यहां पर बिजली की जो जनरेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, और कंजम्पशन कम है, तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा जो बिजली रह जाती है उसको दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली में एनर्जी की जो कंजम्पशन है ना वो ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। इससे क्या होता है, एनर्जी जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाती है। नहीं तो अगर ये ग्रिड ना होता तो क्या होता, ये बिजली दिल्ली पहुंच ही नहीं पाती और यहां जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हुई वो वेस्ट हो जाती। इस वजह से नेशनल ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग करना। तो 31 अगस्त 2012, डेट हो सकता है आगे पीछे ऊपर, 2012 मेरे को याद है। तो उस टाइम क्या हुआ था, ये पूरे नॉर्थ इंडिया और ये वेस्टर्न इंडिया की लाइट चली गई थी, क्योंकि ये एक ही ग्रिड से कनेक्टेड है। तो ठीक है, कुछ नेगेटिव तो होते ही हैं, पर हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर एटॉमिक एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में से बहुत कम यूटिलाइजेशन करता है, सो दैट जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 2% ही न्यूक्लियर एनर्जी है, जबकि पूरी दुनिया में ये एवरेज 13% के आसपास है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर। ये हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, डिस्पेंसरीज,
क्लिनिक्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बाय इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो ये एक तरीके का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनर्जी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हेल्थ जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसमें हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, बेड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं बेटा। आगे वो बोल रहा है कि हेल्थ स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय, जो हमारा हेल्थ स्टेटस है किसी भी कंट्री का, वो बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू बताया जाता है। IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, के 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जन्म देते वक्त कितनी माताओं की मौत हो जाती है। मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोग एक डिजीज से इफेक्ट होके मर जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसका मतलब जब एक इंसान पैदा होता है तो ऑन एन एवरेज वो कितने साल तक जीवित रहता है। ये सारे हेल्थ स्टेटस को बताते हैं। हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो 3 टियर सिस्टम में डिवाइडेड है, यानी कि एक पिरामिड फॉर्म में है, जिसके सबसे बेसिक जो है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर है सेकेंडरी हेल्थ केयर, और सबसे ऊपर आता है टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आपको बताता हूँ। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वो होते हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं और जहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करवाया जा सकता है, जैसे कि कोल्ड, कफ, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर के क्लिनिक्स में जाते हैं, वैसे ही सरकारी क्लिनिक्स भी होते हैं। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर लाइक डिस्पेंसरीज एंड मोहल्ला क्लिनिक्स, जैसे दिल्ली में जो है वो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं जो भी छोटी मोटी आपको बीमारी है। यहाँ पर मैटरनल केयर, चाइल्ड केयर, एसेंशियल मेडिसिन, आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं अगर गवर्नमेंट ओन्ड जगह पर आप जा रहे हो तो। इसके बाद आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में ना आपके टेस्ट वेस्ट नहीं होते। टेस्ट मतलब जैसे आपको ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और ना ही कोई सर्जरी कैरी आउट होती है। यहाँ पर तो आपको देखकर सिर्फ दवाई दी जाती है। पर इन चीज़ों के लिए आप सेकेंडरी हेल्थ केयर जा सकते हो। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो एक बड़ा हॉस्पिटल होता है वो आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर में, जहां पर ज़्यादातर लोग इलाज करवाने जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स हैविंग सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक्स, एक्सरे हो जाता है, CT स्कैन हो जाता है, MRI हो जाती है, ऐसी एडवांस्ड मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं। तो जैसे अगर मैं मालवीय नगर में रहता हूँ तो मालवीय नगर में एक जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर कालका जी में रहता हूँ तो कालका जी के पास में एक जनरल हॉस्पिटल है। ऐसे ही आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल ज़रूर होगा। और इसके बाद आते हैं बेटा टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। ये बेटा एपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च की जाती है, एडवांस्ड मेडिकल केयर आपको मिल सकती है। बड़े बड़ी चीज़ों का इलाज होता है यहाँ पर, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ किसी को या फिर किसी को कैंसर हुआ, उन चीज़ों का इलाज यहाँ होता है। यहाँ पर जो मेडिकल के छात्र होते हैं उनको पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पर अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च भी चलती रहती है, उसकी वैक्सीन बनाने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो कोविड के टाइम पर एम्स ने काफ़ी सारे रिसर्चेज हमें दी कि किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, किन लोगों को कम इफेक्ट करता है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी। एम्स जो है, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन न्यू दिल्ली, उसने काफ़ी सारी रिसर्च हमें बताई। तो बेटा ये एडवांस मेडिकल केयर करते हैं ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस। यहाँ ये मेडिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर्स होते हैं बेटा, जैसे कि एम्स है न्यू दिल्ली में, PGI है चंडीगढ़ में। तो ये काफ़ी बेटा एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा हेल्थ केयर में, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं है मतलब हमारे कंट्री में। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात मैं आपसे करता हूं कि इंडिया जो है ना बेटा हमेशा ना नेचर से जुड़ा रहा है। तो इसका जो है ना एक अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन था जो कि हमें वेदास में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है ये। तो एलोपैथी जो है वो बहुत बाद में आई, पर इंडिया के पास अपना एक मेडिसिन सिस्टम था जो पुराने ज़माने में इलाज किए जाते थे इन्हीं चीज़ों से, जड़ी बूटियों से, इन सारी चीज़ों से किए जाते थे। तो उसके लिए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के पास अपनी एक मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो वो आयुष जो है वो नाम कहाँ से आया, तो वी हैव, एक यहाँ पर मिसिंग है वो मैं आपके लिए बना देता हूँ, आयुर्वेदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदा, वाई योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और एक नेचुरोपैथी भी है। नेचुरोपैथी में ये होता है कि आपको मड पैक्स लगाए जाते हैं कि आप अगर मड में लेटेंगे तो आपको सर दर्द नहीं होगा, ये है वो है। तो इन पर बहुत सारी रिसर्च है।
ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, नायूश, आप ऐसे करके याद कीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने एग्जाम में लिखें तो ये एन ना लिखें बेटा, ये एन साइलेंट है। ये एन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप नेचुरोपैथी को कहीं भूल ना जाएं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो वैसे लिखा आयुष ही जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, इसे भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं। पहले से अगर हम कंपेयर करें आज़ादी के समय से, तो हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करा है, जिसमें कि अब बेड्स जो हैं हमारे पास 7.1 लाख बेड्स हैं, पर ये बहुत कम है। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है और हमारे पास उसका 1% भी बेड्स नहीं है। 1% तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो 1% से भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स कम बेड्स हैं हमारे पास। नर्सेज जो है हमारे पास 28.8 लाख हैं और डॉक्टर्स की संख्या 10,40,000 है। और में से कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इंडिया में प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, तो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे आंकड़े नहीं हैं ये। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखिएगा बेटा, जो मैं डेटा पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी है, ये समय समय पर चेंज होता रहता है, तो प्लीज़ एक बार आप अपनी एनसीईआरटी को भी रेफर करते रहिएगा। आउट पेशेंट और इन पेशेंट का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट का मतलब होता है बेटा कि आज एक सेकंड रुकिएगा। जी हाँ बेटा, आउट पेशेंट का मतलब होता है कि आज एक पेशेंट आया, उसने आकर अपना इलाज करवाया, तब सेम डे इलाज हो गया, सेम डे इलाज हो गया उन भाई साहब का। हाँ जी बेटा, तो सेम डे इलाज हो गया जी उनका। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। इन पेशेंट का मतलब क्या होता है? इन पेशेंट का मतलब होता है बेटा, वो आए, रुके और अपना इलाज करा कर गए। फिर से बोलता हूं, आए, रुके और अपना इलाज करा कर गए, यानी कि सेम डे इलाज नहीं हुआ। सेम डे इलाज नहीं हुआ बेटा। अब क्योंकि सेम डे इलाज नहीं हुआ है, जी बेटा, तो क्योंकि सेम डे इलाज नहीं हुआ है, वो अभी भी हमारे यही है, इसे बोलते हैं इन पेशेंट। बात कर रहा हूं मैं आपसे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर कितने पेशेंट्स का इलाज करता है। तो बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर सेम डे वाले 80% पेशेंट्स को देखता है, यानी कि इंडिया में जिनका सेम डे इलाज हो जाता है 80% लोग प्राइवेट सेक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं। और जिन लोगों को रुकना होता है, कहने का मतलब अपना इलाज कराने के लिए लंबा इलाज चलेगा, जिनका एक दिन से ज्यादा इलाज चलेगा, 46% लोगों को वो देखते हैं, यानी कि लगभग आधे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो इंडिया में 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं, और डिस्पेंसरीज की बात करूं, छोटे छोटे क्लिनिक्स की बात करूं, तो 60% जो क्लिनिक्स हैं वो भी प्राइवेट हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा रोल है इनका। अच्छा सर, आगे इंपैक्ट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इंपैक्ट पड़ा है? कुछ आंकड़े अच्छे हुए हैं। IMR जो है वो 34 पर थाउजेंड है, 100 नहीं 1000। तो हर 1000 में से आज की डेट में सिर्फ 34 न्यूबॉर्न्स की डेथ हो जाती है, जबकि ये फिगर जो है अंग्रेजों के समय जब हम लोग आज़ाद हुए उस समय 200 से भी ऊपर थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.5 ईयर्स है बेटा, ये कभी 32 ईयर्स हुआ करती थी, फिर 44 ईयर्स हुई एंड सो ऑन। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 394 पर 1000 है, सॉरी 39.4 पर 1000 है। 394 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 39.4, यानी कि 5 साल के बच्चों की अगर बात करें, 5 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो 39.4 है पर 1000। डेथ रेट इंडिया का 7.1 है पर 1000, यानी कि हर 1000 में से 7.1 बच्चों की डेथ हो जाती है। स्मॉल पॉक्स और पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है इंडिया ने सक्सेसफुली, नहीं तो इस बीमारी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी या उनकी ज़िंदगी खराब हो जाया करती थी। तो अब ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। मेडिकल टूरिज्म की बात करूं बेटा, तो इंडिया में ना बहुत सारे लोग जो है ना अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इंडिया में जो इलाज है वो सस्ता है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इलाज महंगा है। तो इंडिया में 2016 में 2 लाख विजिटर्स आए थे, 20,000 नहीं 2 लाख विजिटर्स आए थे, जिन्होंने आकर अपना इलाज कराया।
इससे इंडिया की अर्निंग हुई 50,000 करोड़ की, और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15% पर एनम, यानी कि हर साल 15% से ग्रोथ होगी इस चीज़ की। तो अच्छी बात है, अगर हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग तो इलाज कराएंगे ही कराएंगे, हमारे लिए अच्छा होगा, प्लस फॉरेन से आकर लोग भी यहाँ पर इलाज कराएंगे। आगे चलते कम्युनिटी एंड एनजीओ। बहुत सारे एनजीओज हैं बेटा जिन्होंने भी हेल्थ को और अच्छे से डेवलप करना शुरू कर दिया है। वो मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं। कुछ एनजीओज के नाम बता रहा हूँ। सेवा करके है अहमदाबाद में, अकॉर्ड है नीलगिरीज में, और एक है कष्टकारी संगठन। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए सो दैट आपको पता रहे एनजीओज हैं जो कि हेल्थ में डील करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन है कि इंडिया को ना इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ठीक है, आप इसे ये भी बोल सकते हो, चैलेंजेस अमंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना है। तो जी जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो सबसे पहला चैलेंज है हाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसमें से इंडिया में कितने लोग मरते हैं। सो डाइंग प्री मेच्योरली और परमानेंटली डिसेबल्ड इट इज़ 20%, यानी कि दुनिया में डिजीजेस की वजह से जितने लोगों की डेथ होती है या जितने लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं परमानेंटली, उसमें से 20% इंडिया में होते हैं। यानी कि 1/5 डिजीजेस की वजह से जो लोग डिसेबल्ड होते हैं या डेथ हो जाती है वो इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा है बेटा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। फिर आगे है पुअर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं बेटा, जो मैंने आपको 3 टियर सिस्टम में बताया था, उनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। सिर्फ 38% में डॉक्टर्स हैं और 30% में मेडिसिन है। बाकी 62% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर ही नहीं बैठते, अपने क्लिनिक चलाते रहते हैं। 70% में मेडिसिन ही नहीं है, जबकि ये बोला जाता है कि जो मेडिसिन हैं वो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होनी चाहिए और फ्री में मिलनी चाहिए। है ही नहीं उनके पास मेडिसिन, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसी मेडिसिन को केमिस्ट को कम दाम पर बेच देते हैं और केमिस्ट हमें आगे पैसों में बेचता है वही मेडिसिन। तो करप्शन। अर्बन रूरल डिवाइड की बात कर रहा है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वाइड डिस्पैरिटीज हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो रूरल एरिया में सिर्फ 1/5 हॉस्पिटल है। 20% हॉस्पिटल्स रूरल एरिया में और 80% हॉस्पिटल अर्बन एरियाज में। बेड्स की बात करी जाए तो 11% बेड्स रूरल एरिया में, जबकि रूरल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तब भी वहाँ बेड्स कम है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर है, अर्निंग इनकम है, वो बहुत कम है। 89% अर्बन एरियाज में बेटा बेड्स। हॉस्पिटल्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि रूरल एरियाज में हर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल्स हैं। अर्बन एरियाज में हर 1 लाख लोगों के लिए 3.6 हॉस्पिटल्स हैं। यानी कि 1 लाख लोगों में से अगर बीमार होंगे तो 3 हॉस्पिटल वहाँ हैं। यहाँ पर 1 लाख लोगों के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ओनली 0.36, तो बहुत कम है। आगे है पुअर रिच डिवाइड। पुअर जो है वो अपनी इनकम का 12% खर्च करते हैं अपनी सेहत पर, रिच स्पेंड करते हैं सिर्फ 2%। इसका मतलब ये है कि अगर रिच की सेहत खराब होती है और वो अपनी सेहत पर पैसा खर्च करता है तो उसकी इनकम पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2% ही तो खर्च करना है। पुअर के केस में ये 12% है, बहुत ज़्यादा है। आगे है कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाफ जीबीटी, यानी कि जो हमारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज था 20% का, उसका जो आधा है, यानी कि 10% जो डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड में इंडिया के अंदर, इज ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस को हमने कंट्रोल कर लिया तो इंडिया का जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है वो हाफ हो जाएगा। अभी 20% है, वो 10 हो जाएगा अगर हमने सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक लिया। 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है इन वजहों से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बेटा, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनकी कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से भी डेथ हो जाती है। आगे बेटा पुअर हेल्थ ऑफ विमेन। पुअर हेल्थ ऑफ विमेन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर विमेन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फीमेल फीटिसाइड आज भी बहुत ज़्यादा है। लोगों पीपल डो नॉट डिज़ायर टू हैव अ गर्ल चाइल्ड। राजस्थान जैसे, हरियाणा जैसे एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को गर्ल चाइल्ड डिज़ायरेबल नहीं है। उन लोगों को आप बोल दो कि सुपरस्टिशन मान लो, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, इस वजह से वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
चाइल्ड मैरिज 3 लाख लड़कियों की कर दी जाती है बेटा, तो जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को पैदा करते हो और उसे सिर्फ बड़ा इसलिए कर रहे हो कि उसके आगे शादी हो जाए, उसे पढ़ा लिखा नहीं रहे हो। तो एक तरीके से हम लोगों ने एक तो उनकी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया और उनकी एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं दिया, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है। 19% मेटरनल डेथ्स ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है बेटा, दे आर एनीमिक, मतलब खून की कमी होती है उनमें। तो इस वजह से 19% मेटरनल डेथ्स हो जाती हैं और इसको हमें रोकना चाहिए। दिस शोज़ कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारी सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए।